हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल EDU 360% पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरली डिप्लोमा के सेकंड सेमेस्टर का है। तो और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इसमें से बहुत ही सारे क्वेश्चंस हमारे जेई के कंपटीशनों में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो करंट क्या होता है? तो करंट फ्री इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? करंट फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। या धारा किसे कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं। और देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाए गए हैं जो कि आप जनरली पढ़ के भी समझ सकते हैं। करंट को स्मॉल आई और कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हम करंट को किससे? स्मॉल आई या कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। करंट का यूनिट एम्पियर होता है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। और यदि किसी कंडक्टर में, किसी यूनिट एरिया में यदि स्मॉल करंट स्मॉल टाइम में पास हो रहा है, स्मॉल चार्ज स्मॉल टाइम में पास हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। या I इजकल टू क्यू बाई टी, आई या इजकल टू क्यू बाई टी यानी चार्ज बाई टाइम, इसको भी करंट कहते हैं। और 1 एम्पियर कब हम कहेंगे कि किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है? जब किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो, यानी उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और जनरली आई जो है, स्मॉल आई, वो एसी में हम करंट को स्मॉल आई से दिखाते हैं और डीसी में कैपिटल आई से दिखाते हैं। चलिए देखते हैं वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज को हिंदी में विभव कहते हैं। 1 कूलाम्ब चार्ज को, देखिए 1 कूलाम्ब चार्ज है जो कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे है, यानी मैग्नेटिक फील्ड से बहुत दूर है। 1 कूलाम्ब चार्ज को इनफाइनाइट पर स्थित है। जो कहाँ पे स्थित है? इनफाइनाइट पर। उस चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, उस चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो भी वर्क किया जाता है, यानी जो भी कार्य किया जाता है, उसे वोल्टेज कहते हैं। 1 कूलाम्ब चार्ज जो इनफाइनाइट पे है, तो उसको इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो भी कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, जो कि साइंटिस्ट वोल्टास के नाम पे मिला है। और वोल्ट को कैपिटल वी या स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कहते हैं। कैपिटल वी या स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और V इजकल टू W बाई क्यू होता है। V वोल्टेज इजकल टू वर्क बाई चार्ज होता है। और 1 वोल्ट कब कहेंगे? यानी कि जब 1 कूलाम्ब चार्ज को इनफाइनाइट से किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाने पे जब 1 जूल कार्य होता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो हम पोटेंशियल में क्या कर रहे थे कि इनफाइनाइट से हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में ला रहे थे, लेकिन जब डिफरेंस निकालना हो तो हम उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड से, एक मैग्नेटिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखिए एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जो मैग्नेटिक फील्ड में स्थित है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी क्या होता है? वोल्ट होता है। और देखिए नोट में कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होती है। करंट हमेशा कहाँ से फ्लो होती है? हाई वोल्टेज से लेके लो वोल्टेज की तरफ। अर्थात करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना आवश्यक है। यानी करंट कब होगी? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब। और करंट कहाँ से फ्लो होगी? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। अब देखिए अगला पॉइंट है, किसी भी इलेक्ट्रिक पाथ में
किसी भी इलेक्ट्रिक पाथ में करंट तभी फ्लो होगी जब इलेक्ट्रिक पाथ कंप्लीट होगा, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कब फ्लो होगी? जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगी? वो कंप्लीट होगी। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, जो करंट को फ्लो को क्या करता है? रोकता है या अपोज करता है, उसे रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी वह रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक मटेरियल का वह गुण जिसके कारण यह अपने अंदर से करंट को फ्लो को रोकता है, उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और सन 1827 में जॉर्ज 7 ओम ने इसकी खोज किया था, और सन 1827 में JS ओम ने इसकी खोज की थी। और हम जानते हैं कि क्या होता है रेजिस्टेंस, जो क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी कि जब करंट घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़े, यानी जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी रेजिस्टेंस जब हम बढ़ाएंगे तो उसमें से करंट कम फ्लो होगी, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें से करंट अधिक होगा। और देखिए पॉइंट है, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ पर फ्लो करती है। करंट हमेशा किस पाथ पे फ्लो करती है? लो रेजिस्टेंस पाथ पे, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है टॉपिक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के प्रकार। तो रेजिस्टेंस मेनली 3 प्रकार के होते हैं। रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस किस श्रेणी में आता है? यानी 1 ओम से जब कम का रेजिस्टेंस होगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा? लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आएगा। और जब कोई रेजिस्टेंस 1 ओम से ज़्यादा और 10⁵ ओम से कम की श्रेणी में आएगा, यानी कैटेगरी में आएगा, तो मीडियम रेजिस्टेंस होगा। और जो रेजिस्टेंस 10⁵ ओम से ज़्यादा होगा वो हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आएगा। चलिए देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? फॉर एनी कंडक्टर एट कांस्टेंट फिजिकल, किसी भी कंडक्टर के लिए किसी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी पे, यानी कांस्टेंट विद्युत राशि पे, लाइक टेम्परेचर और प्रेशर, देन पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू देम। यानी किसी भी कंडक्टर पे यदि फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए, यानी टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, तो जब हम कंडक्टर पे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, यानी वोल्टेज लगाएंगे, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसमें फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होगा। यानी इसको हिंदी में यदि करें, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, खिंचाव इत्यादि अपरिवर्तित रहे, यानी कि चेंज न करे, अपरिवर्तित रहे, तब चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होगी। इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब हम इसको क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो V इक्वल टू RI। ये जो रेजिस्टेंस ये R है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जहाँ R क्या है? रेजिस्टेंस है। अब देखिए नोट पॉइंट में, ओम्स लॉ में जो भी कांस्टेंट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ओम्स लॉ में जो हमें कांस्टेंट प्राप्त मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और ओम लॉ, जो ओम्स लॉ है, ओम का नियम है, किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस पर फॉलो नहीं होता है। ओम्स लॉ जो है वो किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस पे फॉलो नहीं होता है, और ओम्स लॉ केवल RLC पर लागू होता है। RLC पर लागू होता है, यानी ओम्स लॉ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे ही सिर्फ लगता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस निम्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे मटेरियल का लेंथ पर, यानी मटेरियल की लेंथ पे कैसे निर्भर करता है। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस
उस वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, उस वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन फर्स्ट है। यानी जब हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब हम लेंथ को कम करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। मटेरियल की क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, मटेरियल की क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यानी पदार्थ के अनुप्रस्थ काट पर, यानी किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। यानी कि हम यदि एरिया को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, यदि हम एरिया को कम करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। और देखिए जो हमारा दोनों इक्वेशन मिला है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मिलता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A। तो जब यदि हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक हमें हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R इजकल टू रो L/A। यहाँ पे रो क्या है, जहाँ पे रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसको हम हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो 1 मीटर लंबे, यानी 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले तार का जो रेजिस्टेंस होता है, उस तार को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए यदि हमारे पास कोई 1 मीटर लंबा तार है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी अनुप्रस्थ काट वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस तार का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। R इजकल टू रो L/A, और यहाँ से रो हो जाता है R इंटू A/L, जिससे हमें इसका यूनिट मिल जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट ओम मीटर होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। और किसी वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस वायर के मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। किसी वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। और देखिए हम रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ, हम जानते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यानी हम लेंथ जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या जैसे जैसे हम लेंथ को घटाएंगे हमारा रेजिस्टेंस वैसे वैसे घटेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें चेंज क्या करना है, लेंथ को। और हम आज से ये बात जान लें कि जिसको भी चेंज करना होता है वो ग्राफ में हमेशा एक्स एक्सिस पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके कारण चेंज होता है यानी जो चेंज करने से जिस पे इफेक्ट पड़ता है उसको हमेशा हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। देखिए हम चेंज करेंगे हमेशा लेंथ, तो हम लेंथ को चेंज करेंगे तो हमें ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमेशा लेंथ को मानेंगे, और इस लेंथ को चेंज करने से जो इफेक्ट जिस पे प्रभाव पड़ेगा वो रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ेगा, तो उसको हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। तो जो हमारा रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच का ग्राफ होता है वो क्या, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होता है एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसा बनता है। और चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी हम अब रेजिस्टेंस प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के बीच में ग्राफ हम खींचेंगे। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। यानी कि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को अब चेंज करेंगे, तो जिसको हम चेंज करेंगे उसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसको चेंज करने से यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करने से जिस पे इफेक्ट होगा यानी रेजिस्टेंस, उसको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ए को हम चेंज कर रही, ए चेंज हो रहा है तो इसको हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किए हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को, और एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस पे इफेक्ट हो रहा है, तो इसको हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का ताप गुणांक। तो प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है, किसी वायर का टेम्परेचर, देखिए किसी कोई तार है और उस तार का टेम्परेचर हम 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं,
यानी उस तार का हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, यानी वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अब 1 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। तो किसी वायर का टेम्परेचर 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देने पर उस वायर के रेजिस्टेंस का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यानी उस वायर के रेजिस्टेंस में चेंजिंग, यानी वो बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को ही उस तार का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि यदि हम उस तार उसके क्या कहते हैं कि उसके उस वायर के टेम्परेचर में हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में होने वाली वृद्धि या कमी को ही हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। और अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। और अल्फा का वैल्यू कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कंडक्टर और मेटल एंड एलॉय के लिए। कंडक्टर के लिए, मेटल के लिए और एलॉय के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अल्फा का वैल्यू कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। किस किस के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है? चालक के लिए, मेटल के लिए और मिश्र धातु के लिए अल्फा का वैल्यू कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और अर्धचालक के लिए और कुचालक के लिए यानी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए अल्फा का वैल्यू निगेटिव होता है। इसका यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका यूनिट क्या होता है? पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? RT = R0 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पे RT क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का रेजिस्टेंस है। RT क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का रेजिस्टेंस है। और R0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का रेजिस्टेंस है। और अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। और डेल्टा T क्या है? T2 माइनस T1 है, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। देखिए अब अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड एलॉय। चालक, अर्धचालक, कुचालक तथा मिश्र धातु के रेजिस्टेंस पर ताप का प्रभाव। तो देखिए कंडक्टिंग मटेरियल के लिए पहले हम देखते हैं कंडक्टिंग मटेरियल के लिए क्या होता है कि चूंकि कंडक्टिंग मटेरियल के लिए अल्फा का वैल्यू कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अतः कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, यानी जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, उसका रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा। यानी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए क्या होता है? अल्फा का वैल्यू कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। यानी कि हम जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? उसी रेशियो में इंक्रीज करता चला जाता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि RT = R0 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और अल्फा हम जानते हैं पॉजिटिव है। तो देखिए 1 + 1, यदि इसमें 1 में हम कुछ पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करें तो 1 से हमेशा अधिक होगा। तो जब 1 से अधिक होगा तो जब हम टेम्परेचर को यहाँ से बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस घट रहा है। टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट रहा है, और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सेमीकंडक्टर तथा इंसुलेटर के लिए, चूंकि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर तथा इंसुलेटर के लिए अल्फा का वैल्यू निगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए अल्फा का वैल्यू कैसा होता है? निगेटिव होता है। अतः जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान घटता चला जाएगा। यानी अल्फा का वैल्यू निगेटिव, यानी कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे अल्फा का वैल्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू घटता चला जाएगा। हम फार्मूले से देखते हैं RT = R0 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और अल्फा यहाँ पे कैसा है? निगेटिव है। और हम जैसे जैसे अल्फा का वैल्यू हम यानी टेम्परेचर का वैल्यू घटाएंगे यानी निगेटिव हो जाएगा। तो 1 में से जब ये घटेगा कोई भी तो ये कम होगा, और जब कम में R0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा RT जो आएगा वो कम आएगा। यानी जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा,
और जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस अधिक होगा। एलॉय के लिए अब देख लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि एलॉय के लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, हम उस टॉपिक में बताए थे कि एलॉय के लिए और मेटल के लिए और कंडक्टर के लिए अल्फा का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एलॉय के लिए भी अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, अतः एलॉय का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, यानी एलॉय के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल की तुलना में होने वाली इंक्रीमेंट बहुत ही कम होगी। और कंडक्टिंग मटेरियल की तुलना में इसमें जो रेजिस्टेंस की इंक्रीमेंट होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि कंडक्टर जो था वो सिर्फ एक ही मटेरियल का बना हुआ था, और एलॉय क्या होता है, दो या दो से अधिक मेटल के मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं। इसलिए इसमें जो कंडक्टिंग मटेरियल को बढ़ाने से इसमें क्या होता है कि यदि हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल की तुलना में बहुत ही कम बढ़ेगा। तो नोट देखिए क्या होता है, मैग्नीन तथा कंस्टेंटन एकमात्र ऐसा एलॉय है जिसके टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा का वैल्यू सबसे कम होता है। सबसे कम अल्फा का वैल्यू किसका होता है? मैग्नीन और कंस्टेंटन का। कितना होता है? मैग्नीन का होता है 0.000006 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और कंस्टेंटन का होता है 0.000008 पर डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। वोल्टेज ड्रॉप देखिए क्या होता है, किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट तथा उस सर्किट के रेजिस्टेंस के मल्टीपल को ही वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। वोल्टेज ड्रॉप हम किसे कहते हैं? किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट तथा उस सर्किट के रेजिस्टेंस के मल्टीपल को ही वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू आई, उस सर्किट में फ्लो हो रही है करंट, और इनटू उस सर्किट का रेजिस्टेंस है आर। तो यही हमारा क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, हिंदी में इसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स है जिसके वजह से किसी इलेक्ट्रिकल पाथ में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण क्या है होता है, इलेक्ट्रिकल पाथ में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। कहीं पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ भी लिखा रहता है, तो इस ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और ईएमएफ को कैपिटल ई और स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ईएमएफ को कैपिटल ई या स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ईएमएफ का भी यूनिट वोल्ट होता है। ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और जब तक बैटरी से कोई करंट फ्लो न करे, यानी कि जब तक बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, मतलब कि कोई बैटरी है उससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तब उस बैटरी के दोनों टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज प्राप्त होगा उसे उस बैटरी का ईएमएफ कहते हैं। यानी कि जब किसी बैटरी के से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो जो उस बैटरी के टर्मिनल का वोल्टेज होगा उसी को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज देख लीजिए, जब बैटरी से करंट का फ्लो होने लगे, यानी जब बैटरी से अब क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, तब वोल्टेज ड्रॉप के रिजल्टिंग, यानी वोल्टेज ड्रॉप के रिजल्टिंग, यानी जब बैटरी से क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप के फलस्वरूप, यानी वोल्टेज ड्रॉप के क्या हो जाए, फलस्वरूप बैटरी के टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज प्राप्त होता है, यानी कि हम बैटरी से करंट को फ्लो करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो जब वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है तब उस बैटरी के टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज प्राप्त होता है उसे उस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, उसे उस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ई माइनस आई आर, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस वोल्टेज ड्रॉप। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी जिसके साथ 6 ओम का एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, एक 12 वोल्ट की बैटरी है और उसके साथ 6 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, तथा उस बैटरी से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और उस बैटरी से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तब उस बैटरी का ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
टर्मिनल वोल्टेज तथा वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू बताइए। तो देखिए वोल्टेज हमें कि उस बैटरी से 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और उससे कितने 6 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है आई आर। तो वोल्टेज ड्रॉप इजकल टू आई आर इजकल टू करंट कितना है 1 और रेजिस्टेंस कितना है 6 यानी 6 वोल्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप उसमें कितना हो रहा है 6 वोल्ट। और ईएमएफ चूंकि उस बैटरी को हम उस बैटरी से करंट को हटा दे रहे हैं तो उस बैटरी का कितना वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो उस बैटरी का ईएमएफ कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। तो ईएमएफ है 12 और उसमें से वोल्टेज ड्रॉप को घटा देंगे तो टर्मिनल वोल्टेज जो हमारा मिल जाएगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए अब देखते हैं किरचॉफ लॉ। तो जो हमारे किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे वो 2 लॉ दिए थे और 2 लॉ क्या था, एक किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। तो चलिए हम देखते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं या किरचॉफ फर्स्ट लॉ को ही किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं या किरचॉफ जंक्शन लॉ कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ क्या है। तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन पर मिलने वाली समस्त करंट का एल्जेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन पर मिलने वाली समस्त करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होता है 0 होता है। या इसी को दूसरे शब्दों में किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जंक्शन की ओर आने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। यानी पहला कि किरचॉफ किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन पे मिलने वाली समस्त करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होता है 0। या किसी जंक्शन के तरफ आने वाली करंट प्लस आने वाली करंट का वैल्यू एल्जेब्रिक सम उस जंक्शन से जाने वाली एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। तो हाउ टू यूज, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए कि जंक्शन की ओर आने वाली करंट को पॉजिटिव तथा जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को निगेटिव मान लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये है हमारा जंक्शन और देखिए हमारे जंक्शन पे कितनी करंट आ रही है, एक I1 आ रहा है, एक I2 और एक I4 और ये I3 करंट जंक्शन से दूर जा रहा है और I5 भी करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। तो देखिए I1 करंट जंक्शन के तरफ आ रहा है तो प्लस I1, I2 करंट भी जंक्शन के तरफ आ रहा है तो प्लस I2 और I3 करंट जंक्शन से दूर जा रहा है तो माइनस I3 और I4 करंट जंक्शन के तरफ जा रहा है तो प्लस I4 और I5 करंट जो है वो जंक्शन से दूर जा रहा है तो माइनस I5 करंट इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम इसका क्या होता है 0 होता है। अब देखिए प्लस वाले को एक साइड और माइनस वाले को एक साइड कर लेंगे। I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे I1 है, I2 है, I3 है, I4 है और I5 है और उसके सभी का वैल्यू दे दिया है। तो देखिए I1 जंक्शन के तरफ आ रहा है तो प्लस लेंगे तो प्लस I1, I2 जंक्शन से दूर जा रहा है तो माइनस I2 और I3 जंक्शन के तरफ जा रहा है तो प्लस I3 और I4 जंक्शन से दूर जा रहा है तो माइनस I4 और I5 जंक्शन के तरफ आ रहा है तो प्लस I5। अब देखिए I1 का वैल्यू कितना है +5, माइनस है I2 जंक्शन से दूर जा रहा है तो -3 प्लस I3 2 एम्पियर जंक्शन से के तरफ भी जा रहा है तो +2 -7 + 8 इक्वल टू +5। जो टोटल वैल्यू आ जाएगा वो हमारा +5 करंट जंक्शन से बाहर निकल रहा है। चलिए अब देखते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ या इसी को हम क्या कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एक किरचॉफ सेकंड लॉ को हम कई नाम से जानते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लॉ ऑफ एनर्जी। ये दोस्तों अब ये लॉ क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे हुए टोटल ईएमएफ सोर्स का एल्जेब्रिक सम सिग्मा ई उस सर्किट के प्रत्येक ब्रांच में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के एल्जेब्रिक सम के बराबर होते हैं। यानी कि एक क्लोज सर्किट है, एक क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट है
तो उस क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी ईएमएफ सोर्स लगे हुए हैं यानी बैटरी, तो जितने भी बैटरी लगे हुए हैं उन सभी का सम, अलजेब्रिक सम, उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं उस ड्रॉप के भी सम के बराबर होती हैं। यानी देखिए अलजेब्रिक सम के बराबर होती है, यानी यहाँ से वी ए और वी वी है, दोनों के बीच में वोल्टेज सोर्स E1 E2 E3 E4 है। यानी जो समेशन ऑफ ई हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश डैश, जितनी भी EMF सोर्स लगी है इन सभी का सम, इन जो देखिए अब जो ड्रॉप होता है वो रेजिस्टेंस कराता है सर्किट में। तो यहाँ पे R1 पे V1 ड्रॉप, R2 पे V2 और R3 पे V3, यानी कि इसमें जो वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप वो V1 V2 और V3 हो रहा है। वैसे और भी हो तो प्लस उसको जोड़ते जाएंगे। तो EMF का ड्रॉप किसके सम ऑफ EMF का ड्रॉप अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इजकल टू अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ये दोनों बराबर होते हैं। ये किस लॉ के द्वारा हमें पता चलता है? किरचॉफ के सेकेंड लॉ के द्वारा या किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि किरचॉफ के सेकेंड लॉ को सॉल्व करने का तरीका। अब देखिए किरचॉफ के सेकेंड लॉ को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर बढ़ने पर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ते हैं तब क्या होता है, किसी सर्किट में हम ईएमएफ का वैल्यू निगेटिव लेते हैं। हम ईएमएफ का वैल्यू कैसा लेते हैं? निगेटिव। कब? जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं तब। तथा निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने पर ईएमएफ का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। और ईएमएफ का वैल्यू पॉजिटिव कब लेंगे? जब जब हम बैटरी में कहाँ से कहाँ चलेंगे? निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ, तो हम ईएमएफ का वैल्यू कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और दूसरा है कि यदि करंट की चलने की दिशा में, यदि अगर करंट की फ्लो के डायरेक्शन में सर्किट को सॉल्व किया जाए, यानी जब हम करंट की फ्लो के डायरेक्शन में सर्किट को सॉल्व करेंगे तब क्या होगा? तब होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव, यदि हम करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको क्या लेंगे? हम निगेटिव लेंगे। तथा यदि करंट के फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में सर्किट को सॉल्व किया जाए, यानी कि करंट इस डायरेक्शन में चल रही है और हम इस डायरेक्शन से सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम उस केस में वोल्टेज ड्रॉप के वैल्यू को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इसी दो तरीकों से हम किरचॉफ के सेकेंड लॉ को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि वी ए बी, हमें ए बी के बीच का, जो ए और बी है, तो वी ए बी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है और वी बी ए के बीच का वोल्टेज निकालना है। वी ए बी के बीच का वोल्टेज है या बी ए के बीच का वोल्टेज है। तो देखिए करंट की डायरेक्शन में, देखिए करंट हमारी इधर से इधर चल रही है, तो करंट की चलने की डायरेक्शन में हम जब ये देखिए तो यहाँ पे वी ए है तो प्लस वी ए, और यहाँ से देखिए हम बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के तरफ, तो हम इसको क्या लेंगे? निगेटिव। पॉजिटिव से निगेटिव के टर्मिनल की ओर जाते हैं तो हम ईएमएफ कैसा लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो ये कितना वोल्ट है? 5 वोल्ट। तो यहाँ पे माइनस निगेटिव 5, और यहाँ पे देखिए वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? तो इसमें 2 एम्पियर की करंट जा रही है और 2 ओम है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है वोल्टेज रेजिस्टेंस इनटू करंट आ रहा है, तो 4 हो जाएगी। तो माइनस क्यों? क्योंकि इसको करंट की चलने की दिशा में वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है? निगेटिव। और जब हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाते हैं तो कैसा हम लेते हैं? निगेटिव साइन लेते हैं ईएमएफ में। अब ये 10 वोल्ट है तो पॉजिटिव से निगेटिव तो -10, और ये देखिए करंट की डायरेक्शन में ही वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा? निगेटिव। तो 3 × 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 -20 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव से निगेटिव है, और ये हो जाएगा 4 × 3 यानी -12 और -5 इक्वल टू वी बी। तो अब देखिए वी ए और इन सभी को जोड़ने पे हमारा जो आ रहा है वी ए -59 वी बी आ रहा है, और वी ए बी निकालना है तो क्या होता है? वी ए बी निकालना है तो वी ए बी होता है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 59, यानी वी ए बी क्या हो जाएगा? 59 वोल्ट। और करंट की डायरेक्शन के अपोजिट, अब देखिए हम यहाँ से इधर के तरफ चलेंगे तब क्या होगा? तो वी बी हम ले लेंगे, वी बी प्लस, अब देखिए अगर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जाते हैं तो ईएमएफ
पॉजिटिव लेते हैं तो +5 और तो देखिए VB +5। अब देखिए यहाँ से करंट के अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव पॉजिटिव लेते हैं तो 4 × 3 12 और वैसे ही सेम ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये करंट यह निगेटिव से पॉजिटिव के टर्मिनल के तरफ जा रहे हैं तो और ये सब पॉजिटिव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 5 20 12 20 3 10 +4 +5 = लास्ट में हमारा VA है तो VA के बराबर हो जाएंगे। तो VB = 59 VA और VBA क्या होता है VB - VA = -59। ये VBA हमारा निकल जाएगा कितना -59 वोल्ट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है कि पावर। हम पावर किसे कहते हैं? तो पावर का हिंदी होता है शक्ति। तो देखिए पावर हम किसे कहते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पर सेकेंड वर्क करने की दर को पावर कहते हैं। पावर किसे कहते हैं कि पर सेकेंड में कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कितना वर्क कर रहा है उसी को हम पावर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि 2 आदमी है और एक आदमी 1 सेकेंड में 10 kg का 3 जो वेट होता है उठा ले रहा है और एक आदमी है जो 1 सेकेंड में ही 10 kg का 1 वेट ही उठा पा रहा है। तो जो 1 सेकेंड में 10 kg का 3 वेट उठा रहा है उसका पावर ज़्यादा है और जो कम उठा रहा है उसका पावर कम है क्योंकि वो अधिक वर्क कर पा रहा है और ये कम वर्क कर पा रहा है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पर सेकेंड वर्क करने की दर को पावर कहते हैं और पावर को कैपिटल P या स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और पावर की यूनिट वाट होती है। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। और पावर क्या होता है? पावर = वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये इसका फार्मूला होता है P = W/T। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा 1 वाट किसे कहते हैं? जब हम 1 जूल के वर्क को 1 सेकेंड में खर्च कर दे तो उसे क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। देखिए नोट, 1 वाट का मतलब यह है कि 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी खर्च हो जाए। अब देखिए सम मोर रूल्स ऑफ पावर। कुछ पावर के और अलग नियम क्या होते हैं? देखिए हम जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज = V = W/Q हम पढ़े हैं कि वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब कि एक इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाने में 1 कूलम चार्ज को जितना वर्क हो रहा है उसी को वोल्ट कहते हैं। तो V = W/Q और मल्टीप्लाई 1/T ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हर और अंश में दोनों में 1/T से मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या हो जाएगा? V = W/T/Q/T। और देखिए W/T क्या होता है? अभी हम बताए हैं कि वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है? ये पावर होता है। तो जो हमारा W/T हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? पावर। और Q/T क्या होता है? हमारा करंट होता है। तो ये W/T को P और Q/T को I लिख दें तो V = P/I। और यहाँ से जो हमारा निकला है V = P/I। अब देखिए यहाँ से पावर का वैल्यू निकाल देंगे तो ये पावर का वैल्यू हो जाएगा पावर = वोल्ट × करंट। यदि वोल्टेज और करंट के मल्टीपल को भी हम पावर कहते हैं। हमारा यहाँ से एक फार्मूला निकल गया। आगे देखिए दूसरा फार्मूला। देखिए यहाँ पे V = IR। हम जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है? करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल होता है। V = IR। अब देखिए दोनों साइड I से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो V × I = I × I × R। तो हम जानते हैं VI क्या होता है? पावर होता है और I² क्या होता है? ये हमारा फार्मूला हो जाएगा यहाँ से I²R। तो दूसरा जो हमारा फार्मूला निकलेगा P = I²R। अब ये देखिए यहाँ से पावर क्या है? ये पावर की जो किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। तो ये देखिए जो P रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है तो हम जानते हैं कि जब सीरीज में क्या होता है? पावर जुड़ता है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो ये सीरीज में जब पावर का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें ये हमारा फार्मूला लगेगा। और चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फार्मूला है V = IR। अब क्या यहाँ से I को I = V/R हम लिख दिए हैं। I को V/R लिखे हैं और मल्टीप्लाई V ऑन बोथ साइड और V से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो हमारा क्या हो गया? VI = V² R। और यहाँ से जो हमारा पावर का
फार्मूला निकला है P इक्वल टू V²/R। ये हमारा पैरेलल के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/R1 + 1/R2 करके जुड़ता है, तो हमारा पैरेलल के लिए हो जाएगा। देखिए, यदि बल्ब सीरीज में जुड़े हो तो उन बल्बों का टोटल वाटेज रेटिंग, बल्ब अगर सीरीज में जुड़ा है तो सीरीज में जुड़ा है तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सीरीज में जुड़ा है तो 1/P टोटल इक्वल टू 1/P1 + 1/P2 + 1/P3। अब देखिए यहाँ पे P जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, R के, 1/R के। तो यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो ये किसके प्रोपोर्शनल में, यानी यहाँ की पावर पैरेलल में जुड़ेगी, यानी कि रेजिस्टेंस और यहाँ पे पावर क्या है, आपस में रिसिप्रोकल है। यानी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में बोलेंगे कि रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़िए, तो पावर को किस में जोड़ा जाएगा, पैरेलल में जोड़ा जाएगा, और रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़िए तो पावर को सीरीज में जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों उल्टा है। देखिए, जब हम सीरीज की बात किए तो हम जानते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 करके जोड़ा जाता है, लेकिन पावर कैसे जुड़ेगा, पैरेलल में, यानी 1/P1 + 1/P2 + 1/P3 यहाँ से हमें मिल रहा है। तो टोटल वाटेज रेटिंग हमारी 1/P टोटल, यदि बल्ब सीरीज में जुड़े हो तो उन बल्बों का टोटल वाटेज रेटिंग 1/P टोटल बराबर 1/P1 + 1/P2 + 1/P3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही जितनी भी बल्ब हमारी सीरीज में जुड़ी हो तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि n बल्ब सीरीज में जुड़ी हो तो टोटल वाटेज रेटिंग P/n हो जाता है, और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ बल्ब है। देखिए, यदि बल्ब पैरेलल में जुड़े हो तब उन बल्बों का वाटेज रेटिंग क्या होता है। तो देखिए, जब बल्ब पैरेलल में जुड़े हो तो हम इसके को रेजिस्टेंस की से तुलना करेंगे कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा होता है तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे जुड़ा होता है। लेकिन चूंकि पावर क्या है, उसके रेसिप्रोकल है, यानी जब उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो पावर हमारा सीरीज की तरह जुड़ेगी, यानी P1 + P2 + P3। ऐसे ही P टोटल इक्वल टू P1 + P2 + P3। यदि बल्ब पैरेलल में जुड़े हों तब उन बल्बों का टोटल वाटेज रेटिंग P1 + P2 + P3 प्लस डैश डैश डैश, यही ऐसे ही होता है। यदि n बल्ब पैरेलल में जुड़े हो तब टोटल वाटेज रेटिंग P टोटल n × P होता है। देखिए, अब कुछ क्वेश्चन है कि यदि दो बल्ब क्रमशः 100 वाट तथा 200 वाट के हैं, कह रहा है कि दो बल्ब है, एक 100 वाट का है और एक 200 वाट का है, उनको सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया है। उनको किस कनेक्शन में जोड़ा गया है, सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया है, तब टोटल वाटेज रेटिंग कितनी होगी। तब पूछ रहा है कि टोटल वाटेज रेटिंग कितनी होगी एवं पैरेलल कनेक्शन में भी वोल्टेज रेटिंग बताइए, और पैरेलल कनेक्शन में भी इसका वोल्टेज का रेटिंग बताइए। तो फॉर सीरीज कनेक्शन में 1/P टोटल इक्वल टू 1/P1 + 1/P2, क्योंकि दो ही बल्ब जुड़े हैं, तो 1/P टोटल इक्वल टू 1/100 + 1/200। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 200 आ जाएगा, 1 + 2 इक्वल टू 3/200। तो P टोटल इक्वल टू 200/3 इक्वल टू 66.66 वाट फॉर पैरेलल कनेक्शन में अब क्या होगा कि देखिए, P टोटल हमारा P1 + P2 हो जाएगा, तो 100 + 200 इक्वल टू 300 वाट हमारी हो जाएगी जब हम वो किस में जुड़ेंगे, पैरेलल में जुड़ेंगे। तो और जब सीरीज में जुड़ेंगे तो 66.66 वाट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। अगली लेक्चर में हम करेंट डिवीजन रूल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।